हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। जून का महीना है और इस जून के महीने में इस वक्त डीडी न्यूज़ अपनी एक खास श्रृंखला, खास सीरीज आपके बीच ला रहा है और वो सीरीज है आपातकाल का सच। क्योंकि 40 साल पहले, जी हां 40 साल पहले 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था और नागरिकों की तमाम सुविधाएं जो हैं, वो नागरिकों के जो तमाम अधिकार हैं, उनको एक तरह से जब्त कर लिया गया था, उनको बंदी बना लिया गया था। और आपातकाल का सच हम इस वक्त देश के सामने पहुंचा रहे हैं कि दरअसल आपातकाल क्या था और कैसे इसके खिलाफ संघर्ष चला। लेकिन जब जून के महीने की बात चलती है तो जून का महीना देश के जो इतिहास है, आज़ादी के बाद का इतिहास है, वो एक और चीज़ के लिए याद रखा जाना चाहिए। और वो जो चीज़ है वो ये है कि जून के महीने में ही, जी हाँ, जून आज के 10 साल पहले 2005 में जून का ही महीना था जब देश के आम नागरिकों को आज़ादी के बाद का उनका सबसे बड़ा अधिकार मिला था। और ये अधिकार है सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट यानी आरटीआई कानून। और इस आरटीआई कानून को 10 साल हो गए और आज के इस कार्यक्रम में जानने का हक में आज हम खास इसी पर बात करेंगे कि ये 10 साल बीते, 10 साल में ये कानून, सूचना का अधिकार कानून कहां से लेकर कहां तक पहुंचा और बीते 10 साल को कैसे देखा जाना चाहिए। क्या देश में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है आरटीआई एक्ट आने के बाद, आरटीआई कानून आने के बाद? इस पर हम बात करेंगे। और क्या देश में हम कह सकते हैं कि ये 10 साल पारदर्शिता के साल रहे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज खास मेहमान जो मौजूद हैं, मैं उनका एक एक करके परिचय करा दूं। हमारे साथ श्रीधर आचार्युलु साहब हैं दिल्ली स्टूडियो में। श्रीधर आचार्युलु साहब केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। और हमारे साथ सुभाष अग्रवाल जी हैं, देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं दिल्ली में, देश के वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार और टेलीविजन पैनलिस्ट। और हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ रहे हैं शैलेश गांधी जी। शैलेश गांधी जी पूर्व सूचना आयुक्त हैं, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं और आज की तारीख में और सूचना आयुक्त होने से पहले भी और आज भी वो आरटीआई एक्टिविस्ट की तरह से काम कर रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इससे पहले कि हम इस चर्चा को शुरू करें, आगे बढ़ाएं, दरअसल देखते हैं, एक स्टोरी देखते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की दरअसल ये 10 साल जो हैं वो कैसे रहे, क्या कुछ आरटीआई से इन 10 सालों में सामने आया, क्या कुछ हासिल हुआ और कहां हम चूक गए। सूचना का अधिकार कानून ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इन 10 सालों में देश में हालांकि पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन आज भी लोगों को सूचना आसानी से समय पर नहीं मिल रही। इन 10 सालों में आरटीआई कानून को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ देश भर के आयोगों में लंबित मामले हैं, क्योंकि इसकी वजह से सूचना के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है। सूचना आयुक्तों की बहाली भी एक बड़ी चुनौती है। कानून के प्रावधानों के तहत प्रत्येक सूचना आयोग में 11 आयुक्त होने चाहिए, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग में इस समय सिर्फ 7 ही सूचना आयुक्त हैं। काम का बोझ कहें या कुछ और, आमतौर पर देश भर में जन सूचना अधिकारियों का रवैया आवेदनों को टालने का हो गया है। कई बार सूचना नहीं मिलती, बदले में मौत मिली है। अब एक नजर डालते हैं कि 10 साल में कितने आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। 2005 से अब तक 34 से ज्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। उत्तर प्रदेश में 15 आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और 3 की हत्या हुई। बिहार में 4 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मध्य प्रदेश में 4 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। यही नहीं, सूचना देने से बचने के लिए लोक सूचना अधिकारियों और अपीली अधिकारियों की ओर से आरटीआई कानून की धारा 8 का अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ने मरोड़ने के कई उदाहरण सामने आए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता इसकी असल वजह आयोग द्वारा इन अधिकारियों पर कानून के प्रावधानों के तहत जुर्माना न लगाना मानते हैं। आरटीआई कानून की एक बड़ी सफलता यह है कि बीते 10 साल में देश में बड़े घोटाले आरटीआई से उजागर हुए हैं। 10 साल में आरटीआई से हुए बड़े खुलासे। आरटीआई से 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का पर्दाफाश हुआ। आरटीआई से ही कॉमनवेल्थ घोटाले का खुलासा हुआ। सूचना अधिकार कानून की बदौलत ही अवैध खनन का मामला सामने आया। मुंबई का आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला भी सामने आया। उत्तर प्रदेश का मनरेगा घोटाला भी आरटीआई के तहत ही सामने आया। सूचना अधिकार कानून से चावल आयात घोटाला भी सामने आया।
लेकिन 10 सालों में बहुत चूक भी हुई। आरटीआई कानून के तहत धारा 4 को 120 दिन के अंदर लागू करने की बात कही थी, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी धारा 4 पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। धारा 4 के तहत हर सरकारी दफ्तर को 17 पॉइंट्स पर स्वयं सूचना जारी करने का आदेश है, ताकि लोगों को आवेदन करने की जरूरत ही न पड़े। सेक्शन 4 आज तक लागू नहीं हो पाया। सेक्शन 24 सुरक्षा संगठनों को छूट प्रदान करता है। सेक्शन 8 को आधार बनाकर जन सूचना अधिकारी जवाब नहीं देते। प्रथम अपील के लिए कुछ राज्य सरकारों ने फार्म निर्धारित कर रखे हैं। दूसरी अपील के लिए भी कुछ राज्य सरकारों ने फार्म निर्धारित कर रखा है। 25,000 की पेनल्टी से अधिकारी अब नहीं डरते। सूचना आयोग के पास पर्याप्त अधिकारियों की कमी। आरटीआई कानून की एक और भी बड़ी समस्या है कि पेनल्टी वसूल करने का कोई नियम नहीं है। आरटीआई कानून के 10 साल हो चुके। इस 10 साल में आरटीआई कानून ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे किए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है पारदर्शिता की। राशन, पेंशन, पासपोर्ट जैसे कामों को आरटीआई ने बड़ी ही सुगमता के साथ कराया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात एक और है कि सरकारी विभागों की जो कार्यशैली है उसमें भी बदलाव आया है। अब सरकारी विभाग में जो अधिकारी फाइल नोटिंग करता है उसे इस बात का एहसास रहता है कि कभी भी कोई भी आरटीआई लगाकर इस नोटिंग को मांग सकता है। तो ये जो बदलाव है ये आरटीआई कानून के सहारे पारदर्शिता की तरफ बढ़ते कदम है। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज। तो ये थी हमारी रिपोर्ट और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं शैलेश गांधी जी आपके साथ इस चर्चा को शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आप टेबल के दोनों तरफ रहे हैं। आप सूचना मांगने वालों में भी और सूचना प्रोवाइड कराने वाले जो एक देश की शीर्ष संस्था है जिसकी जिम्मेदारी है, आप उस तरफ भी रहे हैं। तो टेबल के दोनों तरफ आप रहे हैं, सिस्टम के दोनों हिस्सों को आपने देखा है। कैसे देखेंगे कुल मिलाकर इन 10 साल को? क्या कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में पारदर्शिता बढ़ी है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हम अंग्रेजों के ज़माने का एक राज था जिसमें सूचना आम लोगों से छुपाई जाती थी, वो संस्कृति धीरे धीरे जो है देश में खत्म होने की ओर बढ़ रही है? मेरे हिसाब से 10 साल पहले जो अभियान शुरू हो गया इस कानून से, उसमें बहुत ज़बरदस्त फर्क लाया है और लोगों में एक जागरूकता बढ़ गई है। इंडिविजुअल नागरिक का सशक्तिकरण जबरदस्त हो गया है। आज ही आपके ये प्रोग्राम पे 2 लोगों की बात कर लूं। सुभाष चंद्र जी जो आज पूरे देश में जाने माने हैं, वो अकेले काम करते हैं, उनके पास कोई संस्था नहीं है जब मैं जानता हूं। वहां तक मैं भी उसी तरह अकेले काम करता हूं। और ऐसे बहुत सारे लोग पूरे देश में कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बिना काम कर रहे हैं, सूचना के अधिकार को बढ़ा रहे हैं, सूचना का अधिकार फैल रहा है। उसमें कुछ अभी खतरे हैं, उसकी बात अलग से करेंगे, मगर आज की तारीख में यह कहूं कि गए 10 साल इसका उज्जवल भविष्य, उसका एक उज्जवल कारकिर्दी रही है। और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ये भारत को एक वोटिंग करने वाली लोकशाही से लेके एक सक्रिय, सक्षम लोकशाही बना पाएगा। यानी आने 10 साल में आप इंपॉर्टेंट मानते हैं और आपको लगता है कि एक सशक्त लोकशाही बना पाएगा ये कानून। अवधेश जी, आप इस बात से सहमत हैं? हमारे साथ सुभाष जी हैं, जैसा कि बता रहे थे शैलेश जी की सुभाष जी जैसे लोग लगातार सूचनाएं निकालते हैं। और एक आम आदमी को भी हमने देखा कि आज एक आम आदमी भी आरटीआई कानून आने के बाद सिस्टम से के सामने सवाल उठा सकता है, सिस्टम से जवाब मांगता है और सिस्टम को जवाब देना पड़ता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जमाना अब लद गया। तो क्या आपको लगता है कि इन 10 सालों में वास्तव में देश में पारदर्शिता बढ़ी? देखिए, सुभाष जी और शैलेश जी के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी करना उचित नहीं है जी। लेकिन किसी भी कानून की समीक्षा के लिए, उसके प्रभाविता को ठीक से समझने के लिए 1 दशक काफी होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सूचना अधिकार कानून ने कुछ ऐसी जानकारियां, सूचनाएं हमारे तक पहुंचाई हैं जो ये शायद नहीं होती तो हमारे पास नहीं आती। बहुत सारे आम आदमी के काम जो अटके रहे हैं वो भी हुए हैं, ये सारे हुए हैं और इनके कारण कई आंदोलन खड़े हुए हैं। लेकिन जो मूल लक्ष्य था सूचना अधिकार कानून का, वो क्या था? वो ये था कि भारत में एक सचेतन नागरिक समूह पैदा करना। ऐसा नागरिक समूह जो कि अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति स्वयं तो जागरूक और सक्रिय हो ही हो, धीरे धीरे उसी प्रकार से बनाए आने वाले समय में सूचना अधिकार कानून की आवश्यकता न रह जाए। देश में कोई भी किसी सूचना को रोकना चाहे, उसके विरुद्ध जनमत अपने आप खड़ा हो और स्वतंत्र और मुक्त लोकतंत्र पैदा हो। तो वो नहीं हो पाया तो आपको लगता है? वो अगर उस कसौटी पर कसते हैं तो हम पाते हैं कि उस कसौटी पर अभी हम लगभग वही खड़े हैं जहां 2005 में हमारी शुरुआत हुई थी, क्योंकि सत्ता का संस्कार नहीं बदला है। ये कानून
निष्प्रभावी हो जाए, देश से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खत्म हो जाए, जो असल में इसका लक्ष्य होना चाहिए, उस दिशा में हम कहां तक बने हैं। एक दूसरा, इस कानून के साथ जो सबसे बड़ी कमजोरी रही कि इसको भी समझने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ गई और आम आदमी को इसकी धारा स्वयं अपने आप समझ में आना कठिन हो गया, जबकि इसको इतना सरल बनाया जाना चाहिए था कि कोई भी आदमी पढ़ ले और अपने जाके अप्लाई कर सके। उसको भी सुभाष जी जैसे और श्री रामालो जी जैसे और विशेषज्ञों की जरूरत पड़ी, और इसके परिणाम ये हुए कि देश भर में सूचना अधिकार के नाम पर एनजीओ के ऐसे जाल खड़े हो गए जिनमें कि जैसे सत्ता के बिचौलिए होते हैं, उसमें से कुछ काम करने वाले कुछ बिचौलिए पैदा हुए। सुभाष जी, आप इस बात से सहमत है? क्योंकि अवधेश जी ने एक ऐसा बिंदु की तरफ इशारा किया जो बड़ा चुभने वाला बिंदु है। आप सहमत है इस बात से? आपको लगता है इस तरह की एक एनजीओज और बाकी संस्थाएं खड़ी होगी जो विकास के काम में दरअसल रोड़े अटका रही हैं? देखिए, जहाँ तक एनजीओ कल्चर की बात है वो एक बिल्कुल ही अलग विषय है। उसे हम सूचना के अधिकार के साथ अगर मिला जुला के देखेंगे तो ये सूचना के अधिकार का जितना महत्व है ये सब डाइल्यूट हो जाएगा। हमें इसमें जो जो अच्छाइयाँ हैं वो नोट करनी चाहिए। अब जैसे मैं बताता हूँ कि जहाँ तक कानून के सरलीकरण की बात है, ये कानून अपने आप में बहुत सरल है। मैंने कोई आरटीआई की ट्रेनिंग नहीं ली, किसी ने कोई आरटीआई की ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि ये कानून सरल था। इसे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने बनाया और इसीलिए ये इतना सरल भी रहा है, और इसे अगर कोई ढंग से इस्तेमाल करे तो इसमें किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। कुछ हमारे संस्थाएं ऐसी थीं जो कि बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ओपेक। इसने जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। यहाँ तक कि जो देश का सर्वोच्च पद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसमें जब मैंने पुराने जो पूर्ववर्ती राष्ट्रपति थी उनके टूर्स डिटेल्स जो निकाले लगभग 200 करोड़ रुपए के, उसका नतीजा ये निकला कि आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टूर डिटेल्स और बाकी सब से भी कह दिया गया कि आप सरकारी खर्चे पे जाने वाले टूर डिटेल उस पे डालिए वेबसाइट पे। कमी कहाँ रहती है कि सेक्शन 41B डीओपीटी का सर्कुलर 15 अप्रैल 2013 का, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, इसलिए आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दूसरी कमी मैं बताता हूँ कि इसका जो एक पूरक कानून था पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल का जो था, वो अभी तक नहीं आया है। श्रीधर आचार्य साहब, आपको लगता है कि ये कानून देश में एक बदलाव लाया है? आप जहां बैठे हैं आपके पास बहुत से लोग शिकायतें लेके पहुंचते हैं और बहुत से लोग आते हैं जिनको लगता है कि शायद उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बहुत से लोगों की सुनवाई भी होती है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि दरअसल एक और सिस्टम बन गया है जहां पर आप जाइए, तारीख पे तारीख पड़ेगी, धक्के मिलेंगे। शिकायत आने लगे हैं ना, यही बहुत बड़ा बदलाव है। तो आदमी पूछने लगा, आदमी सचेतक बन गया, नागरिक को सूचना मिल रही है, कम मिल रही है लेकिन मिल रही है। तो दिस मेड देम वाइब्रेंट। ऑल दैट यू आर सीइंग नाउ, जो बदलाव आप देख रहे हैं वो सब ये सूचना की वजह से आए। अकाउंटेबिलिटी मेरे ख्याल में पब्लिक अथॉरिटी में अकाउंटेबिलिटी के बाद अब समझ में आ रहा, बिकॉज ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। मैं ये भी बोल सकता हूँ, लाखों सरकारी दफ्तर में, पूरे देश में लाखों सरकारी दफ्तर में जो आप नहीं देखते, हम नहीं देखते। हम तो बड़ा घोटाले के बात करते हैं, छोटा घोटाले के बाद, छोटा करप्शन के बाद हम नहीं करते हो, उस देखते भी नहीं। और छोटे आदमी का कोई अदालत में उनका कार्रवाई खराब हो गया, उसके बारे में कोई बात करते नहीं। वो आप वीवीआईपी कल्चर और स्टार लोगों का केसेस रिपोर्ट करते हैं, तो आम आदमी का केसेस जहाँ इनजस्टिस हुआ वो रिपोर्ट नहीं करते। वो ये माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांग सकते हैं, वो मिल रहा है। वो सवाल कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सवाल कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कुछ इनजस्टिस हुआ तो वहाँ सवाल कर रहे हैं। वो अपन को दिखाई नहीं देते। इनविजिबल चेंज इज देयर इज अ लॉट ऑफ इनविजिबल चेंज व्हिच वी आर नॉट सीइंग। शैलेश जी, जो अवधेश जी ने बिंदु उठाया था, उन्होंने सिर्फ कुछ एनजीओ कल्चर की तरफ इशारा किया था। मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूं, क्योंकि आप मुंबई में हैं और मुंबई में ये सामने आया था कि बाकायदा एक आरटीआई गैंग पकड़ा गया था, पुलिस ने पकड़ा था, जो कि बिल्डर लॉबी के तहत काम करता था। वो जाता था, तमाम
बिल्डर्स के साथ उनसे पैसा वसूलता था और कहता था कि आप उनके खिलाफ आरटीआई लगा के सूचना इकट्ठा करता था। पुलिस ने वहां पर उसको गिरफ्तार किया। इस तरह से कई हमने और भी लोगों को देखा। कुछ लोग सवाल, एक अखबार में खबर आई थी, लोगों ने, किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा था और वो सवाल ये पूछा था कि भाई ये जो भगवान के नाम पर शपथ लेते हैं, गीता की जो शपथ होती है, ये भगवान कौन है? तो इस तरह की आरटीआई भी लगती है। तो कैसे आप देखेंगे इस सारे सिस्टम को? भारत में ये बहुत अभी पॉपुलर हो गया है, हर टीवी शो में, हर प्रोग्राम में, कि वो गलत करने वाले लाभों का पहले जिक्र हो जाता है। मेरे ख्याल से इस प्रकार के लोग, कमिश्नर के तौर पे मैंने देखा है, ये 2 से 5% के ऊपर नहीं है। ये मेरे 10-12 साल का अनुभव है कि ये 2-3%, 5% के ऊपर डेफिनेट नहीं है। जो भी समाज में लोग होंगे वो हर प्रवृत्ति में आएंगे। सूचना के अधिकार में हम कहां से सिर्फ देवदूत ले आएंगे, ये तो मेरी समझ में नहीं आता है जी। मैं ये जरूर मानता हूं कि कुछ गलत होता है। और ये जो बिल्डर्स की बात हुई, उसमें तो मैं खास तौर पे ये कहना चाहूंगा, कौन से बिल्डर्स को ये ब्लैकमेल करते हैं? मैं ब्लैकमेलिंग के खिलाफ हूं, मगर कौन से बिल्डर्स को ब्लैकमेल करते हैं? जो गलत कर रहे हैं काम, जो पैसा खिला के कुछ गलत कर रहे हैं। किसको कोई ब्लैकमेल करता है? जो कुछ गलत कर रहा है उसको। बिल्डर की बात छोड़ दीजिए, मैं तो आपको एक चीज ये कहता हूं, जो कोई गलत करता है उसको और वो करना नहीं चाहिए, मगर वो समाज में हर प्रकार आदमी रहेंगे। और वो सिर्फ गलत काम की क्यों हम जिक्र करते हैं जब सूचना के अधिकार के बारे में बात करते हैं? जी। पर इसमें शैलेश जी एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा और उस पर मैं सुभाष जी आपकी भी टिप्पणी लूंगा। एक रिसर्च रिपोर्ट ये भी कहती थी, करीब 1 से 2 साल पहले की रिसर्च रिपोर्ट, उसमें यह भी बताया कि जो सरकारी दफ्तरों में जो ज्यादातर आरटीआई लगती है, उसमें 50 से 60% जो आरटीआई लगती है, वो जो कर्मचारी उस ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ लगाते हैं। एक दूसरे के खिलाफ जानकारी लगाने के लिए अपने बॉस के खिलाफ लगा दिया, किसी ने अपने साथ काम करने वाले के खिलाफ लगा दिया। जो हम थोड़ा भी गलत काम कहूं मैं, अगर सूचना के अधिकार में मेरे सामने के अपील्स को अगर एनालाइज करूं, तो 7-8% से ज्यादा कभी नहीं था, और वो भी कोई इतना मेजर नहीं था। मगर ये एक चल रही है ये कहानी, इसको बदनाम करने के लिए सूचना के अधिकार को, जो पावर में हैं, वेदर ब्यूरोक्रेट्स, कमीशंस या जजेस, किसी को पसंद नहीं है। जो पैसे वाला पावरफुल आदमी है उसको पसंद नहीं है। अवधेश जी, जाहिर तौर पर ऐसे लोगों की संख्या तो कम है, और इसमें यह भी बात हो सकती है कि मीडिया दरअसल क्या प्रोजेक्ट करता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति ये पूछ रहा है कि भगवान के नाम पर जिसकी शपथ ली जाती है भगवान कौन है, तो वो अखबार में छप जाएगी, तो ऐसे 4 लोग और पैदा हो जाएंगे अखबार में अपना नाम छपवाने के लिए इस तरह की आरटीआई लगाएंगे। एक तो इसमें मीडिया की भूमिका, दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों के कारण हम किसी एक पूरे कानून को, एक सिस्टम जो कि पारदर्शी सिस्टम है, उसके ऊपर उंगलियां उठाए, ये तो जायज बात नहीं हुई। सूचना अधिकार कानून पर प्रश्न उठाना नहीं है। ये कोई किसी भी कानून का सदुपयोग दुरुपयोग मूलतः उसके जो उपयोग करने वालों पर निर्भर है। जो सरकारी स्तर पर है जिनको करना है, जो गैर सरकारी स्तर पर है हमको चाहिए, उन पर निर्भर करता है। जो मुख्य काम था कि सूचना अधिकार कानून के संदर्भ में नागरिक शिक्षण करना, नागरिकों के अंदर जागरूकता पैदा करना, जो मैंने आरंभ में कहा कि एक सचेतन नागरिक पैदा करना कि इसका हम कैसे उपयोग करें, तो ताकि हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता पर भी खतरा नहीं हो, और सत्ता से जो तंत्र से जो लोक दूर हो गया है उसमें फिर से आम आदमी और लोक की पुनर्स्थापना हो, उस तक जानकारी पहुंचे। ये नहीं कह सकते हैं कि सूचना अधिकार कानून केवल वहीं तक है जो हम श्रीधर आलू जी के पास और जो हम इनके पास देख रहे हैं। उस सूचना अधिकार के तो उसका लाभ उठा करके, और जिन लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति किया है वो भी इस देश में बड़े लोग बने हैं। 10 साल में इसकी अब यह समीक्षा की जरूरत है कि इस कानून को, क्या इस कानून के बजाय दूसरा कोई ढांचा हम खड़ा कर सकते हैं। जैसे मेरा मानना है कि अब जिस ढंग से खुलापन आया है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर, कि पूरी समीक्षा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। बहुत सारे जब कैबिनेट के डिसीजन भी आप वेबसाइट पर डाल रहे हैं, जब आप फेसबुक ट्विटर पर डाल रहे हैं, बहुत सारे मीटिंग्स डाल रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ऐसे बहुत सारे खुलापन आप ला सकते हैं। टेंडर्स आप डाल रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स की चीजें आप डालने लगे हैं, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अगर समीक्षा हो जाए और जितनी देश की एकता अखंडता के दृष्टि से आवश्यक है उसको छोड़ के और बाकी को हटा दिया जाए, तो इतने बड़े कानून की हमको आवश्यकता नहीं रही। अगर सेक्शन 4(4)(b) जिसकी हम बात कर रहे हैं
वही लागू हो जाए तो शायद फिर इतनी आरटीआई जो है देश में, करीब करीब एक आकलन है कि 50 लाख आरटीआई हर साल लगती हैं, और बहुत से जो लोग सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो पीआईओ हैं, जो जन सूचना अधिकारी हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, सिस्टम में बैठे लोग हैं, वो दरअसल बहुत से लोगों ने यह भी शिकायत की है बीते 10 सालों में कि उनका काम बहुत बढ़ गया है आरटीआई आने के कारण। लेकिन अगर सेक्शन 4 भी लागू हो जाए सही से तो शायद वो इतना काम भी जो है उनका नहीं बढ़ेगा। बहरहाल क्या एक जो सिस्टम में बदलाव आया एक बड़ी बात है, जो कि अवधेश जी ने जिस तरह इशारा किया, उस सिस्टम में बदलाव के लिए क्या जरूरी, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सुभाष जी, जब हम सिस्टम बदलने की बात करते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि एक खामोश एक नागरिक जो है एक आंदोलन के रूप में आरटीआई सामने आया, आप शायद उसका एक उदाहरण हो सकते हैं। एक आम व्यक्ति जो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से निकला और आज वो देश के सांसदों के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति। पहले ऐसा संभव नहीं था, लेकिन आज आपके पास ताकत है, आप उनसे सवाल पूछते हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। क्या ये सूचना अधिकार कानून की ताकत है? बिल्कुल। मैं तो अवधेश जी ने जो बात कही कि इतने बड़े कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहता हूँ कि इस कानून की सख्त ज़रूरत है, पर इसमें ऐसे मूलभूत सुधार होने चाहिए कि इसके उपयोग की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए, जहाँ तक मिसयूज़ की बात है, कौन से कानून का मिसयूज़ नहीं होता? डॉरी एक्ट का नहीं हुआ, या निर्भया कांड के बाद जो कानून बना उसका नहीं हुआ। इसके प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल आधारभूत लेवल पे काम करना चाहिए। आरटीआई एक्ट को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जिससे कि जो नागरिक है एक सजग नागरिक पैदा हो। आज हमारे यहाँ सरकार कहती है वॉलंटरीली सब्सिडी एलपीजी की खत्म कर दो। आरटीआई से खुलासा हुआ कि पहले सांसद अपनी तो सब्सिडी खत्म करें जो कैंटीन में लगी हुई है, उसके बाद एलपीजी की सब्सिडी की अपील करी जाए सरकार द्वारा। जी, आरटीआई एक बहुत बढ़िया कानून है, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। और मैंने खुद सरकारी ऑफिस में देखा है, अब फाइल नोटिंग लिखते हुए हाथ कांपते हैं अफसरों के, क्योंकि वो उसका क्योंकि जवाब अब मांग उन्हें लिया पता है जाएगा। कि कभी भी फाइल नोटिंग मानी जा सकती है, और इसीलिए डीओपीटी पहले फाइल नोटिंग को आरटीआई एक्ट में लाने के फेवर में नहीं था। शैलेश जी, क्या आपको लगता है जो सरकार का जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, सरकार में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, क्या उसमें बदलाव आया है, वो सशक्त हुआ है? क्या ये सब चीजें जो सिस्टम था, सिस्टम में कोई आपको बदलाव दिखता है इस कानून के कारण? अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं दिखाई देता कि सरकार में बहुत बदलाव आया है। हाँ, लोगों में, नागरिकों में जागरूकता आई है, लोग पूछ रहे हैं, इसके लिए बड़े रिलक्टेंटली कुछ जवाब दिए जा रहे हैं, कुछ सूचना दी जा रही है। सरकार में जो बदलाव की अपेक्षा है वो नहीं दिया जाता। और ये जो हम कह रहे हैं कि आरटीआई बढ़ रही है, हकीकत में आप पाश्चात्य लोकशाही के देशों को जाके देखिए तो आदमी फोन पे पूछ लेता है कि मैंने ये अर्जी करी, उसका क्या हुआ, मुझे कब इसका नतीजा मिलेगा, या क्या त्रुटि है। भारतीय नागरिक कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं फोन पे पूछ लूं। वो बेचारा वहां जाता है, धक्के खाता है, उसको इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया जाता है। जी। ये चीज जो बदलने की जरूरत है, ये सूचना का अधिकार में ये ताकत है। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि आज जो सूचना आयुक्त चुने जाते हैं, ज्यादातर, सब नहीं कह रहा हूं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ज्यादातर लोग पॉलिटिकल पेट्रनेज के हिसाब से चुने जाते हैं। उन्हें न सूचना के अधिकार से वास्ता है, न उसको ठीक करने में, और एक एक 2-2 साल तक निपटारा ही नहीं होता केस का। सेंट्रल कमीशन में भी वही हालत है, 2-2 साल तक अभी निपटारा नहीं होगा। अगर ये हो गया तो सूचना का अधिकार खत्म हो जाएगा जो एवरेज इंसान आज करता है, और पीआईओ सशक्त हो जाएंगे, वो कहेंगे हमें सूचना देने की जरूरत नहीं है। जी। मैं बंबई में भी ये देख रहा हूं। जी, तो खतरा अभी है इसमें, लेकिन श्रीधर आचार्य साहब, दो तीन पॉइंट्स में आपसे बहुत जल्दी जानना चाहूंगा। एक तो क्या सरलीकरण की बात हो रही है अभी आम आदमी के लिए, सरलीकरण आसान कैसे चीजें हो सकती है, एक तो वो बात है। दूसरी बात जो सवाल अभी शैलेश जी ने उठाया कि भाई जो खतरा वो देख रहे हैं वो ये कि आयोगों में जो नियुक्तियां होती हैं वो भी एक बड़ा सवाल है। और मेरे सामने एक चिट्ठी है और ये हमारे एक पाठक की है, सुभाष चंद्र अरोड़ा हैं, ये करनाल हरियाणा से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। इनका कहना है कि इनकी जो एक आरटीआई, इनकी पेंशन का मामला था, और ये लिखते हैं कि मैंने बहुत जगह आरटीआई लगाई, उसके बाद ये केंद्रीय सूचना आयोग में भी गए, केंद्रीय सूचना आयोग में इनकी सुनवाई हुई, फाइल बंद हो गई, लेकिन इनको जो है इनको जवाब अब तक नहीं मिला कि दरअसल इनकी जो पेंशन है किस आधार पर तय हुई है और कैसे उनको वो दिया जा रहा है। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आयोग में जाते हैं और उनको लगता है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण है, एक कर्मचारी ने आ गया हमारे सामने, वो पूछ रहा है, वो 2-3 साल लड़ने के बाद वो एम्प्लॉयर मैनेजमेंट
हैज़ टू पे सम अमाउंट टू हिम। वो पैसे के लिए वो लेबर कोर्ट में लड़े, अवार्ड मिल गया उनको, लेकिन वो अवार्ड मिलने के बाद कुछ नहीं मिला, पैसे नहीं मिला। तो द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज़ टू एनफोर्स इट, लेबर डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो इन्फोर्स नहीं कर रहे थे। तो आरटीआई के अंदर वो सवाल उठाया, कब तक करते हैं, क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है, मेरा अवार्ड कब आप रियलाइज करके मुझे पैसे दिला देते। दैट वाज हिज क्वेश्चन। ये शासन इतना सरल है कि वो कर्मचारी भी समझकर ये सवाल उठ सके। तो ये एग्जाम्पल है, ये शासन बहुत सरल है और इसका यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा और एक फील्ड है एडवोकेट्स, दोज हु आर विक्टिम्स ऑफ एडवोकेट्स मिसकॉन्डक्ट। बार काउंसिल के अंदर उनका रेमेडी है, मिसकॉन्डक्ट को सवाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाते हैं, कभी बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे। अब वो लोग आरटीआई के अंदर आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मेरा केस ऐसा क्यों आप लड़ाया, आपका अच्छा क्यों नहीं लड़े, आप नेग्लिजेंस से क्यों लड़े, आप दूसरे तरफ वकील से क्यों मिले, दूसरे तरफ पार्टी से मिलकर मुझे क्यों ये ऐसा अन्याय किया, ये सवाल उठ रहे हैं। तो आई फील देयर इज अ डेफिनेट चेंज एंड देयर इज अ डेफिनेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स चेंज। नहीं, लेकिन जो आयोग, बहुत संक्षेप में आयोगों की जो भूमिका है उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? आयोग की भूमिका तो ये सुभाष जी की चिट्ठी पढ़ी आपके कि वो कहते हैं भाई आयोग में गए, वहां पर केस फाइल कर बंद कर दी गई। सरकार दफ्तर ने, सरकारी व्यवस्था ने, पब्लिक अथॉरिटीज ने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स करके रखा है। बहुत सारा सिंपल इंफॉर्मेशन देने के लिए वो एडवोकेट लगा के वो लड़ रहे हैं। एडवोकेट को 20,000 30,000 फीस देके एक एक छोटा सा केस में खड़ा करके ये सूचना नहीं देना बोल के लड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, देयर इज जस्टिस इज हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर पेंशन रुकावट हुई तो पेंशन क्यों रुकावट हुई बोल के हम पूछ रहे हैं, वो समाधान मिल रहा है, उसका सूचना मिल रही है। बहुत से लोगों को इंसाफ मिल समय बिल्कुल नहीं। सुभाष जी बहुत 30 सेकंड में जी। देखिए, जो पब्लिक अथॉरिटी है उन्हें वकील लाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मिश्रा जी का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये पाया कि सीपीआईओ एक वकील को सिर्फ इसलिए लाया कि उसे फीस दिलवाई जा सके। मेरा अपना उदाहरण प्रोफेसर साहब के सामने आया, वहां पे मैंने देखा एक ही केस में दो बार अलग अलग वकील आए और वो सिर्फ एडजॉर्नमेंट लेने के लिए आए और उन्हें 21 हज़ार रुपए की फीस दी गई एक पब्लिक अथॉरिटी से। हमने 10 साल देखे, 10 साल में इस देश में बहुत बदलाव हुए हैं और आरटीआई कानून आने से एक आम आदमी सशक्त जरूर हुआ है, लेकिन इस तरह की बहस के बाद बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आती, जहां लगता है कि शायद कुछ बदलाव की ज़रूरत है, शायद इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, शायद इसको और ज़्यादा आम आदमी के करीब ले जाने की ज़रूरत है, और शायद सिस्टम को इस तरह से बनाने की ज़रूरत है कि जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कम से कम उनको भी रोका जा सके। ये सारी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर तय है कि जवाबदेही इस देश में तय हुई है। सूचना के अधिकार कानून ने जवाबदेही तय की है और यही इस कानून की ताकत है और यही आम आदमी की ताकत है। और फिलहाल 10 साल का हमने सफ़र देखा। हमारी चर्चा, हमारी बहस आरटीआई को लेकर लगातार जारी रहेगी और अगले हफ्ते हम एक नए विषय के साथ आएंगे। फिलहाल आज बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी आपका मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए, श्रीधर आचार्य जी, अवधेश जी और सुभाष जी आप सबका हमारे साथ इस कार्यक्रम को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानने का हक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।